अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु ने अपने दास्ता संबंधी विचारों का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति में किया है। प्लेटो को महान यूनानी दार्शनिक माना जाता है, लेकिन उसने अपने समय में प्रचलित इस प्रथा के संबंध में अपनी किसी भी पुस्तक में कोई विचार नहीं दिए हैं और इस प्रकार से एक बड़ी समस्या को छोड़ दिया है। अरस्तु को इस संदर्भ में ऐसा पहला विचारक माना जाता है जिसने दास्ता को नियंत्रित और नियमित करने के लिए व्यापक विचार प्रस्तुत किए हैं। वह एक परंपरावादी लेखक था जिसने यूनानी नगर राज्यों की इस प्रथा का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ साथ वह यथार्थवादी और सुधारवादी भी था जिसने इस प्रथा में व्यापक सुझावों का प्रस्ताव किया और दासों की दशा में सुधार के प्रयत्न किए। उस समय यूनान में दास प्रथा को समाप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि सारा कार्य दासों के द्वारा किया जाता था और इसको समाप्त करने से विकास प्रभावित हो सकता था। अरस्तु ने दास को सजीव संपत्ति मानते हुए उसे परिवार का एक अभिन्न अंग माना है। अरस्तु का कथन है कि दास संपत्ति का वह हिस्सा है जो जीवित है तथा उत्पादन की अपेक्षा करने के लिए आवश्यक है। अरस्तु ने दास प्रथा को उचित बताते हुए निम्नलिखित 3 आधार बताए हैं। नंबर 1, दासता प्राकृतिक है। अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक माना है। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार से परिवार प्राकृतिक है, उसी प्रकार से दास प्रथा भी प्राकृतिक है। कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए। मालिकों में बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता होती है और दासों में यह योग्यता नहीं पाई जाती, इसलिए दास प्रथा न केवल प्राकृतिक है बल्कि आवश्यक भी है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया है। हमेशा से सर्वोच्च ने निम्न पर शासन किया है। प्रकृति ने प्रत्येक के लिए एक निश्चित कार्य निर्धारित किया है, अतः दास सेवा करते हैं और मालिक शासन करते हैं। नंबर 2, दास प्रथा मालिक एवं दास दोनों के लिए लाभकारी। नंबर 2 है दास प्रथा मालिक और दास दोनों के लिए लाभकारी। अरस्तु का दूसरा तर्क यह है कि दास प्रथा मालिक और दास दोनों के लिए लाभकारी है। इससे मालिकों के पास मानसिक कार्य करने के लिए और समय रह जाता है। दासों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और मालिकों द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। कार्य का उचित प्रकार से वितरण होने के कारण राज्य और समाज दोनों का भी भला होता है। शारीरिक कार्य दासों द्वारा और मानसिक कार्य मालिकों द्वारा संपन्न होता है। दास प्रथा नैतिक एवं उचित है। तीसरा पॉइंट है दास प्रथा नैतिक एवं उचित है। अरस्तु का कहना है कि दास प्रथा जो है नैतिक और उचित है। उन्होंने उचित बताया इसको। अरस्तु का विचार है कि दास प्रथा नैतिक आधार पर भी उचित है। राज्य का आधार यही है कि अशासक और शासितों के संबंध से बनता है। दास प्रथा यह संबंध विकसित करने में सहायता करती है। जो लोग समानता विश्वास करते हैं वह एक आदर्शवादी विचारधारा है, यथार्थवादी विचारधारा नहीं है। दासों के प्रकार। अरस्तु ने दासों के 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 प्राकृतिक दास, नंबर 2 है कानूनी दास। नंबर 1 है प्राकृतिक दास, नंबर 2 कानूनी दास। अरस्तु ने दासों के 2 प्रकार बताए हैं, प्राकृतिक दास, नंबर 2 है कानूनी दास। प्राकृतिक दास इसमें अरस्तु ने उन दासों को शामिल किया है जिसमें बुद्धि और विवेक नहीं है तथा जो अपनी जीविका स्वयं नहीं चला सकते। और 2 है कानूनी दास। इसमें अरस्तु ने उन लोगों को शामिल किया है जो हारे हुए प्रदेशों के हैं। उसका कहना है कि जीतने वाले हारने वालों की अपेक्षा सर्वोच्च होते हैं, अतः उन्हें कानूनी रूप से हारने वालों को दास के रूप में रखने का अधिकार है। दास प्रथा में सुधार के उपाय। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया, लेकिन वह अपने समय में प्रचलित दास प्रथा की बुराइयों से पूरी तरह से अवगत था, अतः अरस्तु ने दास प्रथा में सुधार करने के कई सुझाव दिए हैं। नंबर 1 है अरस्तु का कहना है कि दास प्रथा वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। उसका मानना है कि आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान के बुद्धिमान ही पैदा होगा और बुद्धिहीन के बुद्धिहीन। नंबर 2, दास प्रथा को उसी समय तक दास रखना चाहिए जब तक उसमें बुद्धि और विवेक का अभाव है। ज्यों ही उसमें बुद्धि और विवेक का विकास हो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। नंबर 3, दासों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण होना चाहिए।
नंबर 3 है दासों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण होना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। दास प्रथा का महत्वपूर्ण अंग ही नहीं, मालिकों का अतिरिक्त अंग होते हैं और जो शारीरिक कार्य में उनकी सहायता करते हैं। दासों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण होना चाहिए, उन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। दास परिवार का महत्वपूर्ण अंग ही नहीं, मालिकों का अतिरिक्त अंग होते हैं जो शारीरिक कार्य में उनकी सहायता करते हैं। नंबर 4 है दासों की संख्या सीमित होनी चाहिए जिससे उनकी उपयोगिता बनी रहे। नंबर 5 दासों से उतना ही कार्य कर लेना चाहिए जितनी उसमें अक्षमता हो। और 6 है दास मालिक के शरीर के अंग के समान है। मालिक को दास की देखभाल करनी अपने शरीर के अंग के समान करनी चाहिए। नंबर 7 है दासों को यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि उनके अच्छे कार्य से उन्हें स्वतंत्र किया जा सकता है। नंबर 8 मालिकों को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उसकी मृत्यु के बाद उसके दास स्वतंत्र हो सकें। समय अरस्तु ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके दासों को स्वतंत्र कर दिया जाए। मालिकों को हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके दास के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहें। उन मालिकों को दंड दिया जाए जो अपने दासों को मानवीय व्यवहार करते हैं। यूनान के नागरिक श्रेष्ठ हैं, अतः उन्हें दास नहीं बनाया जाना चाहिए। आलोचना। आधुनिक युग में दास प्रथा को मानव जाति के लिए सबसे गलत मानते हुए इसे न केवल अनैतिक घोषित किया गया बल्कि यह गैर कानूनी भी है। इसी कारण से अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना की जाती है। मनुष्य पर जन्म का नहीं अपितु वातावरण का प्रभाव है। अरस्तु ने प्राकृतिक तौर पर शासक और शासित का जो नियम बताया है वह पूरी तरह से गलत है। व्यक्ति पर जन्म का नहीं अपितु वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 दासता प्राकृतिक नहीं है। दासता प्राकृतिक नहीं। आधुनिक युग में सभी मनुष्यों को समान माना जाता है। अरस्तु के विचारों का सम्मान न तो प्राकृतिक आधार पर, न ही कानूनी आधार पर और न ही नैतिक आधार पर किया जा सकता है। नंबर 3 है विवेक के बिना कार्य संभव नहीं। विवेक के बिना कार्य संभव नहीं। अरस्तु का कहना है कि दासों में विवेक बुद्धि नहीं होती। अगर किसी में विवेक और बुद्धि नहीं होती तो वह आदेशों को समझकर उनका पालन करने में भी सक्षम नहीं होता। नंबर 4 दासों के निर्धारण का मापदंड नहीं, कौन व्यक्ति मालिक होगा और कौन दास, इस संबंध में अरस्तु ने कोई तरीका नहीं बताया है। विरोधाभास। अरस्तु के विचारों में हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता है, दूसरी तरफ दासों को मुक्त करने का प्रावधान बताता है। राज्य की एकता का खतरा। अरस्तु ने अपने दास प्रथा संबंधी विचारों में वर्ग संघर्ष को जन्म दिया है। उसने पूरे समाज और राज्य को शारीरिक और शासक और शासित तथा मालिक और दास में विभाजित करके राज्य की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। दासों का निश्चित स्तर नहीं। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उसने दासों का स्तर निर्धारित नहीं किया है। न तो वह उन्हें पशु मानता है, न ही पूर्ण मनुष्य है। उसने राज्य की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए दास प्रथा को आवश्यक माना है, वह भी गलत है। मालिक दासों का संघर्ष। जहाँ मालिक व्यवस्था की एकता को नष्ट करेगा वहीं शोषण से आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती बल्कि यह अच्छी आर्थिक योजनाओं का परिणाम होते हैं। पक्षपाती विचार। अरस्तु ने अपने समय स्थापित एक कुप्रथा का समर्थन करके अपने पक्षपाती दृष्टिकोण का परिचय दिया है। न्याय एवं नैतिकता के विरुद्ध। अरस्तु कुछ भी तर्क दासता के समर्थन में के लिए उन्हें प्रस्तुत करे, फिर भी व्यक्ति के शोषण को नैतिक नहीं कहा जा सकता। अंतर्विरोध। अरस्तु का विचार है कि मनुष्य को प्रकृति ने उत्पन्न किया है। यदि प्रकृति ने उत्पन्न किया तो कुछ व्यक्ति मूर्ख, बुद्धिहीन, अपूर्ण कैसे उत्पन्न हुए। इस अंतर्विरोध को अरस्तु दूर नहीं करता। लोकतंत्र के विरुद्ध। नंबर 11 पॉइंट है लोकतंत्र के विरुद्ध। अरस्तु ने व्यक्तियों में भेद करके उन्हें असमान मानकर स्वतंत्रता के समानता के सिद्धांत को उल्लंघन किया है। निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि अरस्तु के दासता संबंधी विचार उस समय की परिस्थितियों में तो युक्त माने जा सकते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये नैतिक, प्राकृतिक और कानूनी रूप से सही नहीं है।